Good morning, friends. Today we discuss about contemporary India and education. ये जो है बीएड का पेपर कोड है C2। बीएड का पेपर कोड C2 है। इसमें समकालीन भारत और शिक्षा के बारे में पढ़ना है, जिसका ये संपूर्ण नोट्स है। यानी कि C2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितने हैं उसका ये संपूर्ण नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है। इसको अगर आप सही से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं तो आपको इससे पेपर कोड में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा क्या है? व्हाट इज एजुकेशन, राइट। इस पर आपको अलग वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। शिक्षा ग्रहण करना, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। शब्द शिक्षा लैटिन शब्द एडुकेटम से लिया गया है, जिसका अर्थ है शिक्षण या प्रशिक्षण का कार्य। शिक्षा मनुष्य में अच्छे गुणों का पोषण करना चाहती है और प्रत्येक व्यक्ति में सर्वश्रेष्ठ को निकालती है, यानी श्रेष्ठता को निकालती है। एक व्यक्ति को शिक्षित करके हम उसे कुछ वांछनीय ज्ञान, समझ, कौशल, रुचि, दृष्टिकोण और महत्वपूर्ण सोच देने का जो है प्रयास करते हैं। समाज में एक व्यक्ति के रूप में हमें जीवन में विभिन्न मुद्दों के बारे में गंभीर रूप से यानी गंभीरता से सोचना होगा और पूर्वाग्रहों यानी कि अंधविश्वासों और अंधविश्वासों से मुक्त होने के बारे में निर्णय लेना होगा। इस प्रकार हम शिक्षा के माध्यम से सिर, हाथ और दिल के इन सभी गुणों को जानने के लिए एजुकेशन की प्रक्रिया अपनानी होगी। ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है, ऋग्वेद के अनुसार। ठीक है। अब गांधी जी के अनुसार जान लीजिए, शिक्षा के द्वारा मेरा मतलब है कि बाल और मानव शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ में से एक चौतरफा ड्राइंग है। टैगोर क्या कहते हैं? टैगोर के अनुसार शिक्षा हमारी सभी समस्याओं के समाधान के लिए सबसे चौड़ी सड़क जो है वो है शिक्षा। फिर शिक्षा एक ध्वनि, शरीर में एक ध्वनि दिमाग का निर्माण होता है। यह मनुष्य के संकाय विशेष रूप से उसके दिमाग को विकसित करता है ताकि वह सर्वोत्तम सत्य, अच्छाई और सुंदरता का चिंतन का आनंद लेने में सक्षम हो सके, जिससे सही खुशी अनिवार्य रूप से जिसमें सही खुशी अनिवार्य रूप से शामिल हो। ये अरस्तु का कथन है अबाउट फॉर्मल एजुकेशन, यानी औपचारिक शिक्षा। देखिए, शिक्षा दो प्रकार जो है वो है औपचारिक, अनौपचारिक, दो प्रकार की शिक्षा है। उसमें एक होता है फॉर्मल लैंग्वेज, नॉन फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज। तीनों को जानेंगे। नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल दो है अनौपचारिक में ही आते हैं। तो पहले औपचारिक शिक्षा को जान लीजिए। यह आमतौर पर हमारे स्कूलों और विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षा प्रक्रिया से मेल खाती है। औपचारिक शिक्षा एक व्यवस्थित, संगठित शिक्षा मॉडल से मेल खाती है। कानूनों और मानदंडों के लिए दिए गए सेट के अनुसार संचालित और प्रशासित, बल्कि उद्देश्यों, सामग्री और कार्यप्रणाली के रूप में एक कठोर पाठ्यक्रम पेश करती है। यह है औपचारिक शिक्षा। यह एक सतत शिक्षा प्रक्रिया की विशेषता है जिसमें आवश्यक रूप से शिक्षक, छात्र और संस्थान शामिल है। तो औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा में अंतर का यदि अंतर देखना चाहते हैं आप, तो जो है आप चैनल के वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। गैर औपचारिक शिक्षा, इसको कहा जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। गैर औपचारिक शिक्षा विशेष रूप से जो है वहाँ पाया जाता है जहाँ गोद लेने की रणनीति आवश्यक नहीं होती है। छात्र उपस्थिति, शिक्षक और छात्र के बीच संपर्क घटाना और ज़्यादातर गतिविधियाँ संस्था के बाहर ही होती है, वो नॉन फॉर्मल। उदाहरण के लिए घर में पढ़ने और कागजी कार्रवाई आदि, ये सब
नॉन फॉर्मल शिक्षा प्रदत्त प्रक्रियाएं लचीली पाठ्यक्रम और कार्यप्रणाली के साथ संपन्न होती है जो छात्रों की आवश्यकताओं और हितों को अपनाने में सक्षम होती है। अब आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल किसको कहेंगे? वही अनौपचारिक ही है, लेकिन इनफॉर्मल नॉट फॉर्मल। अनौपचारिक शिक्षा से औपचारिक शिक्षा काफ़ी विविध है, यानी कि भिन्न है, और विशेष रूप से गैर औपचारिक शिक्षा से, हालांकि कुछ मामलों में यह दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाए रखने में सक्षम है। यानी कि नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों संबंधित है, लेकिन फॉर्मल से भिन्न है। यह शिक्षा के एक संगठित और व्यवस्थित दृष्टिकोण के रूप में नहीं है। औपचारिक शिक्षा में अनिवार्य रूप से पारंपरिक पाठ्यक्रम द्वारा शामिल किए गए उद्देश्य और विषय शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें पारंपरिक रूप से पाठ्यक्रम द्वारा शामिल किए गए उद्देश्य और विषय शामिल नहीं रहते हैं। अनौपचारिक में यह छात्रों के लिए उतना ही उद्देश्य है जितना बड़े पैमाने पर जनता में और कोई दायित्व नहीं जो भी उनके स्वभाव को लागू करता है। अनौपचारिक शिक्षा जरूरी डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करने का संबंध नहीं है, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा का संबंध जो है डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करने से नहीं है। यह अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा दोनों का पूरक है। उदाहरण ले लेते हैं पे। औपचारिक शिक्षा में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल है। देखिए, संग्रहालयों या वैज्ञानिक और अन्य मेलों और प्रदर्शनों आदि के लिए दौरा, ये अनौपचारिक शिक्षा। रेडियो प्रसारण सुनना, शैक्षिक या वैज्ञानिक विषयों पर टीवी कार्यक्रम देखना, अनौपचारिक शिक्षा। पत्रिकाओं में विज्ञान, शिक्षा, प्रौद्योगिकी आदि के ग्रंथों को पढ़ना, वैज्ञानिक प्रतियोगिताओं में भाग लेना, व्याख्यान और सम्मेलन में भाग लेना, अनौपचारिक शिक्षा। भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तर को देखेंगे हम लोग, इसको समझेंगे, इससे भी प्रश्न आते हैं। भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तर जो है इस प्रकार है। तो प्री प्राइमरी स्टेज, प्राथमिक चरण, मध्यम चरण, इसके बाद माध्यमिक चरण, इसके बाद वरिष्ठ माध्यमिक, स्नातक की पढ़ाई, फिर स्नातकोत्तर यानी पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई। शिक्षा के विभिन्न स्तर, स्कूल शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा। ठीक है। दूसरा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, स्नातक स्तर की शिक्षा, स्नातकोत्तर मास्टर शिक्षा यानी वही मास्टर डिग्री, डॉक्टर की पढ़ाई, पीएचडी स्तर की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण। ठीक है। 6 नंबर, प्रमाण पत्र और डिप्लोमा, यानी कि जो डिप्लोमा होता है ना कोर्स, उसको प्रमाण पत्र और डिप्लोमा कोर्स कहते हैं। दूरस्थ शिक्षा जो है डिस्टेंस कोर्स। 7, अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे भारत में प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है, भारत में प्रौढ़ शिक्षा। भारत में वयस्क शिक्षा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के दायरे में आती है। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण NLMA को आवश्यक तकनीकी और संसाधन सहायता प्रदान करता है। ठीक है। भारत में दूरस्थ शिक्षा, तो संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली दूरस्थ शिक्षा को भारत की दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा उन लोगों के लिए सहायता करती है जो नियमित स्कूल या कॉलेज में शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, घर बैठे कुछ करके जो है डिस्टेंस से डिग्री लेते हैं। ठीक है। स्कूल स्तर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है। ठीक है, NIOS जो है ना वो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा है, और भी बहुत सारे। जबकि कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा प्रदान करते हैं। भारत में होम स्कूलिंग भारत में व्यापक नहीं है, ज़्यादा नहीं है, और ना ही इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। यह वैकल्पिक शिक्षा का प्रकार है। इसे विकलांग माना जाता है या जो विभिन्न कारकों के कारण नियमित स्कूल नहीं जा पाते उनके लिए है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे भारत में शिक्षा प्रणाली।
ठीक है। भारत में शिक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों द्वारा भी प्रदान की जाती है। नियंत्रण और वित्त पोषण के स्तर से आता है। केंद्रीय यानी कि 3 स्तर इसके हैं, केंद्रीय, राज्य, स्थानीय। 3 स्तर से इसके लिए पोषण माने की आवश्यकताएं जो होती है आर्थिक एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय शैक्षिक और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों के लिए सर्वोच्च निकाय है। अधिकांश राज्य सरकारों में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। ठीक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित करता है। महिलाओं की शिक्षा, तो अब हम लोग जान लेते हैं महिलाओं की शिक्षा भारत में। ठीक है। महिलाओं की शिक्षा, पहला बिंदु है पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है भारत में। ठीक है। स्कूलों में बहुत कम लड़कियों को दाखिला दिया जाता है और उनमें से बहुत से बच्चे जाते हैं। भारतीय परिवार की पितृसत्तात्मक यानी पिता सत्तात्मक सेटिंग में लड़कों की तुलना में लड़कियों की स्थिति कम है और विशेषाधिकार कम है। अधिकार भी लड़कियों को कम दिया गया है क्योंकि ये पितृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक नहीं हमारा समाज। रूढ़िवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण कुछ लड़कियों को स्कूल जाने से रोकते हैं। समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य में से एक अवसर को बराबर करना है जिससे पिछड़े या अल्प विकसित वर्ग और व्यक्ति शिक्षा को अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उपकरण के रूप में उपयोग कर। इस उद्देश्य के लिए आयोग ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य का सुझाव दिया। पहला, उत्पादकता में वृद्धि। दूसरा, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी। चौथा, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। अब आता है आपका बिंदु भारतीय समाज में विविधता। भारत में विविधता के स्रोत को विभिन्न तरीकों से खोजा जा सकता है। तो भारतीय समाज में विविधता जातीय मूल के आधार पर विविधता, धर्मों के आधार पर, जाति के आधार पर, जनजाति के आधार पर और बोली के आधार पर, सामाजिक रीति रिवाज के आधार पर विविधता यानी भिन्नता, सांस्कृतिक और उप सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर, राजनीतिक दर्शन और विचारधारा, भौगोलिक विविधता भी मेन है। अब गुणवत्ता और विपणन। कुछ समूहों के लोगों की असमानता और हाशिए की उपस्थिति निम्न कारण है। जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, ग्रामीण, शहरी असमानता के संदर्भ में भारतीय समाज का स्तरीकरण है। भारतीय समाज में सीमांत समूहों की आवश्यकताओं को संबोधित करने में शिक्षा की भूमिका SC, ST, OBC, EBC, NT, महिला, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र। सामाजिक संतुष्टि। सामाजिक स्तरीयकरण एक समूह के भीतर सामाजिक स्तरीय वर्गों में व्यवस्थित होने की स्थिति है। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा समाज लोगों को विभाजित करता है और उन्हें श्रेणियों में बांटता है। समाज, ठीक है। गिसवर्ट के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े श्रेणियों के स्थानीय समूह में समाज का विभाजन है। भारतीय समाज में स्तरीयकरण शिलालेख पर आधारित है। इसका मतलब है कि यह एक प्रकार की संस्कृति है जिसमें उपलब्धि के आधार पर नहीं, यह लिंग, आर्थिक स्थिति और जाति व्यवस्था के आधार पर
को शामिल करता है। इस प्रकार यहाँ भारतीय समाज में लोगों को स्तरीयकरण प्रणाली में उनकी निर्धारित स्थिति के आधार पर रखा जा गया है और विचारधारा जाति की नियमों का पालन किए बिना उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है। अब देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट बिंदु पॉइंट, सामाजिक संरचना का प्रारूप और आधार। तो सामाजिक स्तरीयकरण वह शब्द है जिसका उपयोग समाज के उस स्तर में विभाजन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो असमान समूहों का एक पदानुक्रम बनाता है, जो धन, शक्ति और स्थिति के आधार पर एक से दूसरे स्थान पर होते हैं। भारतीय समाज में सीमांत समूह जन स्वास्थ्य का विश्वकोश हाशिए पर रहने वाले समूहों को परिभाषित करता है, क्योंकि हाशिए पर रखा जाना हाशिए पर है और इस तरह के केंद्र में मिले विशेषाधिकार और शक्ति को बाहर रखा गया है। संस्कृति और शिक्षा। संस्कृति के एक हिस्से के रूप में शिक्षा में संस्कृति के संरक्षण और संशोधन या नवीकरण के दोहरे कार्य हैं। संस्कृति को बनाए रखने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास के रूप में शिक्षा की कल्पना की गई है। इस तकनीकी समझ में शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के माध्यम से जानबूझकर अपनी संस्कृति, विरासत, इसके संचालित ज्ञान, मूल्यों और कौशल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। कल्चर की खान और व्यवस्था। कल्चर की खान और व्यवस्था। H.T. मजूमदार के अनुसार संस्कृति मानव उपलब्धियों, सामग्री के साथ साथ गैर सामग्री संचरण में सक्षम सामाजिक रूप से अर्थात परंपरा और संचार द्वारा खड़ी और क्षैतिज रूप से कुल योग राशि है। हम संस्कृति को मानव उपलब्धियों के योग कुल या मनुष्य की कुल विरासत के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। योग के रूप में या कुल मनुष्य की कुल विरासत के रूप में कुल योग हो गया और कुल मनुष्य की विरासत, जो संचार और परंपरा द्वारा पुरुषों को प्रेषित किया जाता है। यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लोगों का जीवन जीने का एक तरीका है। संस्कृति का इतिहास। संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति लोगों को एक समूह द्वारा साझा की जाती है। संस्कृति संचयी है, ठीक है। संचयी यानी कि लगातार चलने वाली। संचयी गणित में संचयी बराबरता देखते हैं। संचयी यानी कि लगातार एक के बाद 2, 3, 4, ठीक है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहती है। संस्कृति बदल भी जाती है। संस्कृति गतिशील है। संस्कृति वैचारिक है और संस्कृति विविध है। संस्कृति हमें अनुमेय व्यवहार पैटर्न की एक सीमा प्रदान करती है। संस्कृति में शिक्षा का क्षेत्र देखेंगे अब हम लोग, ठीक है। आप देखिए पे संस्कृति में शिक्षा का क्षेत्र। पहला, संस्कृति शिक्षा को उसी तरह प्रभावित करती है जैसे शिक्षा किसी देश की संस्कृति को प्रभावित करती है। आने वाली पीढ़ी के लाभ के लिए किसी भी समाज की संस्कृति को संरक्षित किया जाना चाहिए। इसे पीढ़ी दर पीढ़ी ठीक से प्रसारित किया जाना चाहिए। यदि संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन नहीं किया जाता है और फिर संचारित किया जाता है तो सभी मानव ज्ञान और अनुभव कर्मिक पीढ़ियों के लिए खो जाएंगे, ठीक है, जितने ज्ञान है। इसके अलावा संस्कृति को कुछ पुराने तत्वों को छोड़ने और समाज की बदलती ज़रूरतों और मांगों के अनुसार कुछ नए तत्वों को शामिल कर विकसित करना चाहिए, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन, इम्पोर्टेंट टॉपिक। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य उन संशोधनों से है जो लोगों के जीवन पद्धति में होती है। शब्द परिवर्तन कुछ समय के दौरान देखी गई कि किसी भी चीज़ में अंतर को दर्शाता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन का मतलब किसी भी समय में किसी भी सामाजिक घटना में अवलोकन योग्य अंतर
होगा। सामाजिक, यहाँ पे देख लीजिए, सामाजिक परिवर्तन में से मैं सामाजिक संरचना में बदलाव को समझता हूँ। उदाहरण के लिए समाज का आकार, रचना या उसके भागों का संतुलन या उसके संगठन का प्रकार, ये मॉरिस गिन्सबर्ग के अनुसार है। सामाजिक परिवर्तन के लक्षण। सामाजिक परिवर्तन के लक्षण। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक है। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। सामाजिक परिवर्तन एक आवश्यक कानून के रूप में होता है। सामाजिक परिवर्तन निरंतर चलते रहता है, निरंतर है। सामाजिक परिवर्तन में 9 वैल्यू जजमेंट को शामिल करता है। सोशल चेंज टाइम फैक्टर्स द्वारा बाध्य है। सामाजिक परिवर्तन की दर, गति असमान है। सामाजिक परिवर्तन की निश्चित भविष्यवाणी असंभव है। सामाजिक परिवर्तन चेन रिएक्शन अनुक्रम दिखाता है। चेन रिएक्शन अनुक्रम, ठीक है। मल्टी फैक्टर की संख्या के कारण सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से संशोधन या प्रतिस्थापन के हैं। सामाजिक परिवर्तन छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर हो सकते हैं। अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिवर्तन हो सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन शांतिपूर्ण, हिंसात्मक हो सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन योजनाबद्ध या अनियोजित हो सकते हैं। 15 ये थे। सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक क्षेत्र। सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक क्षेत्र ये है प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के स्रोत। तकनीकी परिवर्तन के मुख्य रूप से 2 महत्वपूर्ण स्रोत हैं, आविष्कार और खोज। याद रखिएगा, आविष्कार और खोज वर्तमान युग की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इन दोनों के अलावा 3 तकनीकी कारण हैं जो मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के जिम्मेदार हैं। तो वो तीनों हैं यहाँ पे: तकनीकी नवाचार, उत्पादक तकनीकी में बदलाव और परिवहन और संचार में परिवर्तन। ये 3 कारण हैं। शैक्षिक योग्यता, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शैक्षिक योग्यता की योग्यता, शैक्षिक योग्यता की योग्यता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला का समान और अल्पसंख्यक। शैक्षिक अवसरों के समीकरण को अनिवार्य रूप से सामाजिक व्यवस्था में समानता की धारणा से जोड़ा जाता है। एक सामाजिक प्रणाली में यदि सभी व्यक्तियों के समान माना जाता है तो उन्हें उन्नति के समान अवसर मिलते हैं। चूँकि शिक्षा ऊर्ध्व गतिशीलता का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन है, यह शिक्षा के संपर्क के माध्यम से उच्च स्थिति और उपलब्धियों को प्राप्त करने में आकांक्षा का कार्य करती है। शिक्षा में अवसर की समानता पर जोर देने की आवश्यकता कई कारणों से उत्पन्न होती है। इन कारणों में से कुछ हैं: इसकी आवश्यकता है क्योंकि यह लोकतंत्र में सभी लोगों को शिक्षा के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं की सफलता सुनिश्चित होती है। शैक्षिक अवसरों की समानता एक राष्ट्र के तेजी से विकास को सुनिश्चित करती है। समाज की जनशक्ति की ज़रूरतों और कुशल कर्मियों की उपलब्धता के बीच निकट संबंध विकसित करती है। बड़ी संख्या में विशिष्ट नौकरियों के लिए विशिष्ट प्रभावी प्रतिभा वाले लोग उपलब्ध होंगे और समाज लाभान्वित होगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे, इसी का और है पॉइंट 2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भारतीय स्थिति में जेंडर यानी कि सेक्स के कारण, लिंग के कारण असमानता भी बहुत अधिक दिखाई देती है। शिक्षा के सभी चरणों में लड़कियों की शिक्षा को लड़कों की के समान प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। सामाजिक रीति रिवाज और वर्जनाएं लड़कियों की शिक्षा की प्रगति में बाधा है। उन्हें परिवार में एक नीचा स्थान दिया जाता है और उनकी शिक्षा की उपेक्षा की जाती है। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा LEDC एकीकृत शिक्षा की यह योजना सभी बना और शैक्षिक अवसरों की बराबरी करना ताकि
समाज के समान रूप से योगदान करने में वाले सदस्य बन सके। विकलांगता, जो विकलांग बच्चे हैं। निरक्षरता क्या है, ध्यान है। तो साक्षरता की मूल परिभाषा में पढ़ने और लिखने की क्षमता होती है। साक्षरता किसको कहेंगे? मूल परिभाषा साक्षरता की, तो पढ़ने और लिखने की क्षमता जिनमें हो वो साक्षर है। भारत में निरक्षरता एक ऐसी समस्या है जिससे जटिल आयाम जुड़े हुए हैं। भारत में निरक्षरता कमोबेश देश में मौजूद विभिन्न प्रकार की विषमताओं से संबंधित है। वहाँ लिंग असंतुलन, आय में असंतुलन, राज्य का असंतुलन, जाति का असंतुलन, तकनीकी बाधाएं। राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम NAEP, राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम NAEP 2 अक्टूबर 1978 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 15 से 35 वर्ष की आयु के वयस्कों में जो है निरक्षरता का उन्मूलन करना, निरक्षरता को हटाना, उनको साक्षर बनाना। निम्नलिखित उद्देश्य थे इसके: साक्षरता को बढ़ाना, जागरूकता का निर्माण, कार्यक्रम क्षमताओं को बढ़ाना, समय अंतराल, प्रशिक्षण, एजेंसियां, और इसमें था साक्षर और अनुवर्ती गतिविधियां, संगठन और प्रशासन। तो देखिए पे ग्रामीण कार्यक्रम साक्षरता कार्यक्रम RFLP कार्यक्रम वयस्क शिक्षा कार्यक्रम का एक उप कार्यक्रम है जो केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM, ठीक है, NLM शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के निर्देशों और कार्यक्रम में परिकल्पित कार्यान्वयन रणनीतियों के अनुसार सरकार ने एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है। प्रस्ताव में साक्षरता अभियान की स्थापना के माध्यम से साक्षरता लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन TLC पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से जो है मई 1988 में 1995 तक 88 से 95 तक 15 से 35 आयु वर्ग के 80 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को कार्यक्रम में साक्षर बनाने का था। अब हम लोग जानेंगे पे बाल श्रम। तो हर कोई इस बात से सहमत है कि बाल श्रम एक प्लेग है, यानी बीमारी है, लेकिन ज़्यादातर परिवारों को पता है कि उनके पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। काम करने के लिए बच्चों को नहीं रखना मतलब सभी के लिए टेबल पर पर्याप्त भोजन नहीं होगा। कायदे से भारत 14 साल के से कम उम्र के हर बच्चे को जबरन श्रम के खतरे से बचाता है। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब कार्यबल को सक्षम और तैयार काम करने के लिए काम नहीं मिलता। बेरोजगारी का प्रभाव, वित्तीय प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इससे गरीबी आती है। दीर्घकालिक बेरोजगारी वास्तव में परिवार और समाज को बर्बाद कर सकती है। अब हम लोग जानेंगे समितियों का विशिष्ट निवारण। लॉर्ड मैकाले का मिनट, एक माध्यम के रूप में अंग्रेजी का परिचय। ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा की तारीख प्रणाली को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और अंग्रेजी माध्यम से ईसाई धर्म और पश्चिमी साहित्य को शिक्षण की वकालत की। अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी साहित्य के पक्ष में पैमाना मुख्य आर्थिक कारक था, ठीक है, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। राजा राम मोहन राय ने बंगाल में अधिक प्राच्य महाविद्यालय स्थापित करने के लिए मद्रास, कलकत्ता और बनारस संस्कृत महाविद्यालयों को मजबूर करने के सरकारी प्रस्तावों का विरोध किया। सरकार अंग्रेजी के साथ साथ प्राचीन भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए सहमत हुई। 1813 में चार्टर एक्ट के अनुसार ब्रिटिश संसद ने भारतीयों
को शिक्षित करने के लिए 1,00,000 रुपये का वार्षिक व्यय प्रदान किया। पैसा साल के अंत तक खर्च नहीं किया जा सका। इस पैसे का उपयोग की, ठीक है, बीच विवाद का एक कारण था। नोट करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए, ठीक है। फिर जब विलियम्स वेटिंग भारत के गवर्नर जनरल के रूप में आया तो विवाद सुलझ गया, जो भी ये विवाद हो रहे थे। वर्ड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854, इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे सर चार्ल्स वुड। के बाद इतना जारी किया गया था। अंग्रेजी डिस्पैच भारत प्रमुख सिफारिश जो है प्रमुख है। शिक्षा का माध्यम वैकल्पिक दोनों स्थानीय भाषा अंग्रेजी था, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा। और ये भी है, पॉइंट्स हैं ये, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। बाइबल में निर्देश इसके लिए दिए गए, जैसे कि इसके लिए स्वेच्छा से दिए गए, और वह भी स्कूल के घंटों के बाद। आगे बढ़ते हैं। सभी स्कूलों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए, वह चाहे निजी हो या सरकारी। तो ये सारी योजनाएं हैं। तो आपको जो है नोट बना लेना है। अब हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को भी देखेंगे, ठीक है। वुड डिस्पैच के बाद से इन क्षेत्रों में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए लॉर्ड रिपन ने 1882 में श्री W.D. हंटर के तहत एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने 1883 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो इसकी प्रमुख प्राथमिक सिफारिशें जो थी, प्राथमिक शिक्षा, और उसके बाद थी 2 प्रकार के उच्च विद्यालयों की स्थापना सरकार को, फिर महिला शिक्षा, ठीक है। महिला शिक्षा पे जोर दिया। सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की गई और उसके बाद चिन्हित गति के साथ शिक्षा, ठीक है। तो अब हम लोग जान लेते हैं। लेकिन महिला शिक्षा प्राथमिक शिक्षा अभी भी अपेक्षित रही। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में शिक्षा समितियों और संस्थाओं के हस्ताक्षर हुए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 को देख लीजिए और इसका नोट बना लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये जो है आयोग गठित हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे है शिक्षा आयोग 1964-66, DS कोठारी, इसको कोठारी आयोग कहा जाता है। मुदालियर आयोग की नियुक्ति के बाद शिक्षा के सभी पहलुओं और क्षेत्रों से निपटने के लिए और देश के एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास पर सरकार को सलाह देने के लिए शिक्षा आयोग की नियुक्ति DS कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा पर स्तरीय राष्ट्रीय नीति 1968 तैयार की गई थी, ठीक है। इसमें जो थे व्यापक पुनर्निर्माण आयोग का कहा 3 मुख्य पहलू थे: आंतरिक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार। आयोग ने इस परिवर्तन को लाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों पर जोर दिया: विज्ञान की शिक्षा, दूसरा कार्य अनुभव, तीसरा देख लीजिए, चौथा द कॉमन स्कूल, और भाषा नीति, सब आदि आपके 16 थे। क्या कार्यक्रम, 16 कार्यक्रम पे जोर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और POA 1992। 1986 के बाद अभी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो रही है, ठीक है। इसको देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा और कार्यक्रम, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा और कार्यक्रम
1992 की राष्ट्रीय नीति मुख्य उद्देश्य शिक्षा एक राष्ट्रीय प्रणाली स्थापित करना था। ठीक है, शिक्षा का राष्ट्रीय प्रणाली जिसमें क्या है, छात्र जाति व एक पंथ, लिंग और धर्म की तुलनीय गुणवत्ता की शिक्षा तक है। भारतीय शिक्षा प्रणाली आज क्या है, तो भारत में शिक्षा आज की तरह कुछ भी नहीं जैसा कि प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में समय में काल में था। ठीक है, अब जो है एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सल लेसन, सर्व शिक्षा अभियान SSA, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में भी आपको जो है नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है भारतीय शिक्षा में। इसमें 6 से 14 वर्ष यह कार्यक्रम उद्देश्य 2007 तक 6 से 14 वर्ष और 2010 तक 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा में सभी बच्चों के लिए 5 साल की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना है। RTI 2009 क्या है, RTI 2009 से का जो है व्याख्यात्मक वीडियो आपको जो है चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करी गई और मौलिक अधिकार इस स्तर से राज्य के रूप में कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान RMSA 2009 का है ये भी। ठीक है, 2010 से शुरू हुआ था। अब हम लोग जान लेते हैं दूरस्थ शिक्षा के बारे में। दूरस्थ शिक्षा है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, नोट बना लीजिएगा। दूरस्थ शिक्षा माने कि जो लोग विद्यालय महाविद्यालय जाकर नहीं पढ़ सकते उनके लिए व्यवस्था की जाती है घर से या जहाँ रहते हैं वहाँ। शिक्षा में शिक्षा और निजीकरण, शिक्षा में शिक्षा और शिक्षा निजीकरण। रसोई गैस क्या है उदारीकरण से तात्पर्य आर्थिक नीतियों के क्षेत्र में सरकारी प्रतिबंधों में छूट से है। भूमंडलीयकरण, आर्थिक वैश्वीकरण माल सेवा प्रौद्योगिकी और पूंजी के सीमा पार आंदोलन में तेजी से वृद्धि के माध्यम से दुनिया भर में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती आर्थिक निर्भरता। निजीकरण, यह जनता से निजी स्वामित्व या नियंत्रण और निजी क्षेत्र में प्रवेश के लिए बंद क्षेत्रों को खोलने के लिए संपत्ति या सेवा कार्यों का हस्तांतरण को संदर्भित करता है। अब हम लोग शिक्षा में निजीकरण को जानते हैं, लास्ट बिंदु है आज का इस टॉपिक माने कि जो हम लोग शुरू किए थे C2। भारत में औपचारिक शिक्षा का निजीकरण कोई नई बात नहीं है। यह यथाकथित पब्लिक स्कूलों जैसे दून स्कूल, मोयो कॉलेज और ईसाई मिशनरी स्कूलों कॉलेजों के रूप में स्वतंत्रता से पहले भी मौजूद था। वे सरकार के बहुत हस्तक्षेप के बिना अपने प्रबंधन बोर्ड द्वारा चलाए जाते थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज मेरे द्वारा आप लोगों को दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और C2 में जो है ये शॉर्ट नोट आपका C2 कंप्लीट हो जाएगा। इसको यदि नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं तो यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।